जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के अभी की सबसे बड़ी खबर की, जहां पर जिस बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से भिड़ा था भारत, वही 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात अब कह रहा है बांग्लादेश। दोस्तों बताएंगे आज विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेशी नेताओं ने भारत को ही बहुत बड़ी गीदड़ भब की बहुत बड़ी धमकी दे दी। कह दिया यहाँ दिल्ली की गद्दी जला दी जाएगी, भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वोत्तर को अलग करने की बात कही जा रही है, बड़ी धमकी दी गई। आज बताएंगे आखिर बांग्लादेश में ये कौन से कट्टरपंथी और आखिर चाहते क्या है। अगर इनकी विजय होती है बांग्लादेश के चुनाव में तो फिर भारत को लेकर बांग्लादेश का क्या रवैया रहेगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये क्या गठजोड़ बना सकते हैं। बात करेंगे इस बड़ी जानकारी पर, लेकिन वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका भी आ गया टेंशन में, मच गया बवाल, देनी पड़ गई चेतावनी। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान संग मिलकर अरब सागर में सऊदी का नया खेल ग्वादर पोर्ट में रणनीतिक ठिकाना या फिर सैन्य अड्डा हुआ बड़ा खुलासा। क्या ये भारत के लिए बहुत बड़े झटके की खबर है? अगर ऐसा है तो फिर भारत के पास कौन सा अल्टरनेटिव है, भारत ने क्या जुगाड़ लगा रखा है, इसका भी बात करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे भारतीय सीमा पर चीनी सेना की ताइवान से भी खतरनाक प्लानिंग। दोस्तों पाकिस्तान के साथ पीएलए की गोल्डन विंडो चाल का हुआ बहुत बड़ा खुलासा। क्या है ये गोल्डन विंडो? लेकिन वहीं दोस्तों आंखें खोल देने वाली खबर, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच का हमलावर पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय कहा जा रहा है। बड़ा दावा किया गया, बताएंगे किसने यह दावा किया। इस नए खुलासे के बाद और भी हड़कंप मच गया और भी कई सारी बेहतरीन खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती साख, बढ़ती शान और बढ़ते पावर का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां शेख हसीना के खिलाफ कथित जुलाई विद्रोह से नेशनल सिटीजन पार्टी बोले थे एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दे दी है कि बांग्लादेश में दिल्ली की गद्दी को जला दी जाएगी। वहीं इसी पार्टी के दक्षिण क्षेत्र के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने भारत के 7 सिस्टर्स को अलग करने तक की धमकी दे दी। वही 7 सिस्टर्स दोस्तों आज जिसकी वजह से बांग्लादेश है और जिस बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से भिड़ा था भारत, उसी 7 सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इस तरह के बयानों की बाढ़ आ चुकी है। बता दें शेख हसीना सरकार को गिराने में मुख्य भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के युवा नेता आए दिन भारत के खिलाफ जहरीला बयान देते रहते हैं। शेख हसीना के खिलाफ कथित जुलाई विद्रोह के नाम पर फेमस हुए आंदोलन से नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी निकली है। इसी पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दे दिया कि बांग्लादेश में दिल्ली की गद्दी जला दी जाएगी। इंकिलाब मंचा की ओर से शनिवार को अपने प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को गोली मारे जाने के विरोध में 13 दिसंबर को एक रैली का आयोजन किया गया। इसी दौरान पार्टी के दक्षिण क्षेत्र के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने भारत के 7 सिस्टर्स को अलग करने की गीदड़ भभकी दे दी। बांग्लादेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इस तरह के बयानों की बाढ़ आ गई। दोस्तों शरीफ उस्मान हादी आगामी 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार बनने की तैयारी में भी है। वे अपने चुनाव प्रचार के दौरान निकले थे। इसी दौरान उन्हें 2 हमलावरों ने गोली मार दी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित नागरिकों की रैली और जनप्रतिरोध शीर्षक से यह कार्यक्रम शनिवार दोपहर ढाका के शाहबाग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने आयोजित हुआ। इस रैली को संबोधित हसनत अब्दुल्ला ने करते हुए कहा कि गोली सिर्फ उस्मान हादी के सिर से नहीं गुजरी बल्कि बांग्लादेश के हर नागरिक की अंतरात्मा से होकर गुजरी है। पिछले 17 वर्षों में अवामी लीग के पक्ष में काम करने वाले लोग अब अलग अलग पहचान के साथ फिर सामने आ रहे हैं। टॉक शो के बुद्धिजीवी, थिएटर कार्यकर्ता या सांस्कृतिक कर्मी बनकर उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोई भी कोशिश हुई तो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है दोस्तों, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते दोस्तों आप इस बांग्लादेशी को क्या जवाब देना चाहेंगे जो 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात कह रहा है? लेकिन अगर आप मानते हैं कि बांग्लादेश चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाएगा और ना ही उसकी औकात है करने की, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की, जहां
वहीं बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका भी आ गया टेंशन में, मच गया बवाल, दे दी चेतावनी। दोस्तों, बांग्लादेश में अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ने लगी है। बांग्लादेश में हिंसा देखी जा रही है। दोस्तों, इसी गोलीबारी वाले घटना के बाद बांग्लादेश में चुनाव आयोग के दफ्तर को भी जला दिया गया। इन घटनाओं के बाद अमेरिका भी सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। अमेरिकी दूतावास ने पूरे बांग्लादेश के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को चुनावी माहौल के दौरान सतर्क रहने, भीड़ और राजनीतिक रैलियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह एक साथ कराए जाएंगे। ये पहली बार होगा जब देश में एक ही दिन दो बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास होंगे। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, पाकिस्तान संग मिलकर अरब सागर में सऊदी का नया खेल, ग्वादर पोर्ट में रणनीतिक ठिकाना या सैन्य अड्डा, हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, नव भारत टाइम्स ने 13 दिसंबर को अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया था कि कैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर बंदरगाह को रणनीतिक हब बनाने का प्लान बनाया है। सऊदी अरब इसमें भारी भरकम निवेश करेगा और आशंका है कि भविष्य में इसे सैन्य बंदरगाह की तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है। नव भारत टाइम्स को खुफिया सूत्रों से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किए जाने वाले इस समझौते को लेकर कई खुफिया जानकारियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के ग्वादर कराची कोस्टल हाईवे के दोहरे इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कार्गो मूवमेंट बढ़ेगा और ग्वादर पोर्ट को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। हमें जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की कार्गो के लिए कराची, ग्वादर, जेद्दा और दम्माम में इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलप करने की भी योजना है। इसके अलावा एक जॉइंट क्रूज और मैरीटाइम टूरिज्म कॉरिडोर का सुझाव दिया गया है, जो कराची, ग्वादर, जेद्दा और सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी NEOM यानी नियोम प्रोजेक्ट को जोड़ेगा। आपको बता दें कि नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से जुड़ा हुआ है, यानी कि सऊदी अरब ग्वादर पोर्ट के जरिए न सिर्फ अपनी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाला कदम उठा रहा है, बल्कि वो अपने नियोम प्रोजेक्ट को भी इससे जोड़ेगा। दोस्तों, इसमें पाकिस्तान को लेकर यह खुलासा हुआ है कि इस प्रस्ताव के तहत ये सेंटर ईरान, ओमान, GCC देशों और क्षेत्रीय नौसेनाओं को शामिल करके मल्टीनेशनल समुद्री अभ्यास करने के लिए ऑफिस, ऑपरेशन रूम और ट्रेनिंग सुविधाएं मुहैया करवाएगा। पाकिस्तान मरीन एकेडमी के साथ सहयोग से क्षमता निर्माण और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलेगा। ये सेंटर इमरजेंसी और आपदा प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा मकरान तट पर सऊदी अरब के फंड से सी फूड एक्सपोर्ट टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। वहीं झींगा और टूना मछली पालन में जॉइंट जिसमें हैचरी और प्रोसेसिंग प्लांट शामिल है, उसका भी निर्माण होगा। भारत के लिए चिंता की बात दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ व्यापार तक शामिल नहीं होगा। सऊदी अरब और चीन के बहुत अच्छे संबंध है और अगले 8 से 10 सालों तक, जब तक शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति रहेंगे, उन्हें 3 युद्ध करने हैं, जिनमें एक युद्ध ताइवान के खिलाफ और दूसरा युद्ध भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर होगा। ऐसे में मलक्का स्ट्रेट को काउंटर करने के लिए चीन पाकिस्तान के रास्ते इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। GS सोडी का कहना है कि इसके पीछे साफ तौर पर चीन का हाथ है, क्योंकि बिना चीन की सहमति के पाकिस्तान में एक मच्छर भी नहीं उड़ सकता। ग्वादर में सऊदी अरब की बढ़ती भूमिका सिर्फ निवेश या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अरब सागर, हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब सऊदी अरब की भागीदारी इस बंदरगाह को एक नए बहुध्रुवीय समुद्री केंद्र में बदल सकती है, जिससे भविष्य में भारत के लिए खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, बंदरगाह का यह विस्तार पाकिस्तान को मध्य एशिया से व्यापार का वैकल्पिक मार्ग देगा, जो भारत के पारंपरिक व्यापार रास्तों को प्रभावित कर सकता है। सऊदी का भारी निवेश ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स हब बनाएगा, लेकिन भारत के लिए यह क्षेत्रीय व्यापार संतुलन बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करके इसकी काट वैसे निकाल ली है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भारत भी अपना किसी भी फील्ड में पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, भारत भी हर किसी का अल्टरनेटिव, हर किसी का काट निकालता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस ग्वादर पोर्ट का भी भारत ने काट निकाल करके चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है। नौसेना की निगरानी बढ़ाने और क्वाड सहयोग से भारत इन जोखिमों का मुकाबला कर सकता है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए ग्वादर की काट निकालने का प्रमुख रणनीतिक विकल्प है, क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। चाबहार ईरान के ओमान की खाड़ी में स्थित है, जो ग्वादर से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पाकिस्तानी जल क्षेत्र से बाहर। इससे भारत INSTC यानी अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के जरिए रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक माल ढुलाई में 30% लागत और 40% समय की बचत कर सकता है। ये ग्वादर के CPEC प्रभाव को कमजोर करता है। दोस्तों, आशा करते हैं
स्वयं आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी के इस ग्वादर पोर्ट का तगड़ा काट निकाला है भारत ने। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत के विपक्षी दल भारत की मोदी सरकार को निरंतर घेरने के प्रयास में लगे रहते हैं, जबकि हम और आप काफी अच्छे साक्ष्य है कि 2014 के बाद से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की साख कितनी तगड़ी बढ़ी है। अगर आप 2014 से पहले कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि भारत की विदेश नीति पहले इतनी मजबूत नहीं थी, कोई भी भारत पर उंगली उठा देता था। लेकिन आज वो स्थिति है कि भारत को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचते हैं। यहाँ तक कि सुपर पावर कंट्रीज भी भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। अगर आप भी मानते अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय सीमा पर चीनी सेना की ताइवान से भी खतरनाक प्लानिंग, पाकिस्तान का साथ पीएलए की गोल्डन विंडो चाल का हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों चीन की सेना पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड और पाकिस्तानी सेना ने वॉरियर 9 नाम से एक संयुक्त सेना अभ्यास किया है। पाकिस्तान में दोनों सेनाओं का यह अभ्यास 14 दिसंबर को खत्म होगा। इस दौरान चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त रूप से आतंकवाद निरोधक अभियान का अभ्यास किया। चीनी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस अभ्यास के दौरान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने की क्षमता का परीक्षण किया गया। साथ ही पाकिस्तान और चीन की परंपरागत दोस्ती को और ज्यादा मजबूत किया गया। चीन की सेना न केवल पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रही है, बल्कि भारतीय सीमा के पास उसने ऐसी तैयारी कर ली है कि मात्र 24 से 48 घंटे में वो जंग के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर सकती है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें चौंका देने वाली खबर, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच का हमलावर पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय। जी हां, किया गया बड़ा दावा। इंडियन पासपोर्ट पर फिलीपींस गया 1 महीने पहले हमले की प्लानिंग की। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी लोगों पर हमला करने वाला आतंकी भारतीय था। यह दावा सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। दोस्तों इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में आतंकी के पाकिस्तानी होने का दावा किया जा रहा था। सीएनएन के मुताबिक फिलीपींस के अधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि आतंकी साजिद अकरम अपने बेटे नवीद के साथ पिछले महीने 1 नवंबर को फिलीपींस गया था। इस दौरान साजिद ने इंडियन जबकि उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। वो लोग 1 महीने से हमले की तैयारी कर रहे थे। इमिग्रेशन ब्यूरो की प्रवक्ता डाना सेंडोवाल ने सीएनएन को बताया कि साजिद ऑस्ट्रेलिया का निवासी है और भारतीय नागरिक है, क्योंकि वो फिलीपींस की यात्रा भारतीय पासपोर्ट पर कर रहा था। हालांकि दोस्तों भारत की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएनएन ने यह दावा किया। इस दावे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? पहले कैसे इसको पाकिस्तानी बताया जा रहा था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इंडियन बताया जा रहा है, वो भी सीएनएन के द्वारा? अब देखना यह होगा कि भारत इस इल्जाम को किस प्रकार से लेता है दोस्तों, और कैसे छानबीन करके इस दावे का खंडन करता है, या रियलिटी ही यही है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय जॉर्डन के दौरे पर है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड खास अंदाज में जॉर्डन म्यूजियम में ले गए। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। जॉर्डन म्यूजियम में जाना प्रधानमंत्री मोदी जी के शेड्यूल का हिस्सा था। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करने वाले थे, जिसमें दोनों देशों के बड़े बिजनेस करने वाले लोग गहरे आर्थिक सहयोग के मौकों का पता लगाने के लिए एक साथ आए थे। इसी बीच दोस्तों ये थी कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।